हेलो हेलो। अखिल भारतीय स्वतंत्र अनुसूचित जाति संघ आइस्का द्वारा आयोजित पहला राष्ट्रीय युवा अम्बेडकरी सम्मेलन, इस स्टेज पे मुझे बोलने का मौका मिला। मैं खुद को खुशनसीब समझता हूँ। पर इस बात का प्रेशर भी है कि आप सभी जानकार लोगों के सामने मुझे अपनी बात रखनी पड़ रही है। आप सभी लोग मूवमेंट को अच्छे से जानते हैं। मैं अपने छोटे से एक्सपीरियंसेस और मेरे छोटे से मैंने आज तक जो कुछ एनालाइज़ किया है मूवमेंट के बारे में, उसके मद्देनज़र रखते हुए मैं अपनी बात को रखूँगा। तो आज के सेशन का टॉपिक दिया गया है कि प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ अम्बेडकराइट मूवमेंट एंड नीड ऑफ अ नेशनल अम्बेडकराइट यूथ फ्रंट। तो मुझे ये सूचना दी गई इस टॉपिक के रिगार्डिंग। मैं जिस रीजन से आता हूँ मराठवाड़ा से, तो मैं मराठवाड़ा के अकॉर्डिंगली इस टॉपिक को लेकर अपनी बात रखूँगा। तो वो टॉपिक कुछ ऐसा बना की मराठवाड्यातील आंबेडकरी युवा चळवळीची आंबेडकरी युवा चळवळीची सद्यस्थिती, त्याची पार्श्वभूमी, जडणघडण, त्यावरील समस्या आणि समाधान, आणि युवा राष्ट्रीय आंबेडकरी संघटनेची गरज। तो मेरी जो फ़िलहाल जो सिचुएशन है, मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि एक बार एक गांव में एक कुआं रहता है। उस कुएं में एक छोटा सा बच्चा गिर जाता है। बच्चे को बचाने के लिए पूरा का पूरा गांव उस कुएं के इर्द गिर्द जमा हो जाता है, पर कोई भी हिम्मत करके उस बच्चे को निकालता नहीं। और सभी मतलब जो तैरने वाले पुराने लोग होते हैं वो सभी उस कुएं के इर्द गिर्द जमा होते हैं। और तभी पानी में से आवाज़ आती है धप करके। एक नया तैरने वाला लड़का रहता है, वो कुएं में उतर कर उस बच्चे को ऊपर निकालता है। और ऊपर निकालता है तो सभी गांव वाले लोग उसका सम्मान करते हैं, उसको कंधे पर बिठाकर उसका सत्कार करते हैं। और एक लोकल का एक रिपोर्टर आता है, कहता है कि इतने सभी एक्सपीरियंस्ड लोग होने के बाद भी आपने हिम्मत कैसे की कि उस बच्चे को बाहर निकाले। तो उसने सीधे सीधे जवाब दिया मेरे जैसा ही कि हिम्मत वगैरह ठीक है, पर मुझे पहले ये बताएं मुझे पानी में धकेला किसने। तो वो सिलेक्टिंग कमेटी का शुक्रिया कि मुझे पानी में धकेला। जिस रीज़न से मैं आता हूँ मराठवाड़ा, वहाँ की अगर अम्बेडकराइट मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो प्री इंडिपेंडेंस जो मराठवाड़ा रीजन है वो निज़ाम प्रोविज़न के अंडर हुआ करता था। मैं बाहर से आए हुए लोगों को थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगा इन चीज़ों का कि हमारे यहाँ पे सिचुएशन क्या थी शेड्यूल कास्ट की या फिर होल अम्बेडकराइट मूवमेंट की। तो ये जो रीजन था वो निज़ाम प्रोविज़न के अंडर आने के कारण बाहर भारत में जो सिचुएशन थी वहाँ से हमारी सिचुएशन ज़रा ज़्यादा अलग थी, क्योंकि लॉर्ड मैकाले की शिक्षण पद्धति, एजुकेशन सिस्टम बाहर इम्प्लीमेंट हो चुका था 1835 में। हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं आई। हमारे यहाँ रेलवे नेटवर्क नहीं आया, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं आई। तो हमारा शेड्यूल कास्ट का जो पॉपुलेशन है मराठवाड़ा का, वो हमारे सरंजाम मराठों के यहाँ पर उनके यहाँ वो लैंडलेस लेबर था। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ना होने के कारण उसके पास में कुछ अल्टरनेट सोर्स भी नहीं था इनकम का। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे मराठवाड़ा में हमारे यहाँ दुगना जातीय अत्याचार होता था, क्योंकि यहाँ के सरंजामदारों ने, यहाँ के अपर कास्ट ने, डोमिनेंट अपर कास्ट ने हमारे साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया। पर साथ ही साथ यहाँ के मुसलमानों ने भी हमारे साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया। ये चीज़ भारत के बाकी हिस्से में आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो मराठवाड़ा में जिस हद तक हमने जातीय अत्याचार को टॉलरेट किया है, ये चीज़ें आपको बाहर मराठवाड़ा के बाहर ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ के उस तोड़ कामगार, मतलब मेरी हिंदी बहुत ही ख़राब है, मैं मराठवाड़ा से आता हूँ, हमारे यहाँ पे हिंदी बोली नहीं जाती, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो हमारा बीड ज़िला है जहाँ पर उस तोड़ कामगार है, वो भी ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट से आते हैं, ज़्यादातर लोअर कास्ट से आते हैं। हमारे यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं था, हमारे यहाँ कोई मूवमेंट नहीं थी। खुद बाबा साहब को भी निज़ाम प्रोविज़न में आने के लिए तब रिस्ट्रिक्शंस थे। तब अम्बेडकराइट मूवमेंट का इनिशिएशन मराठवाड़ा में होता है कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के कुछ लोग, भाऊ साहेब मोरे और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के तभी के बाबा साहब के साथी, ये चाहते कि बाबा साहब मराठवाड़ा में आए और मराठवाड़ा में अपना शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का काम शुरू करें।
तो बाबा साहब के आने से पहले भी जो BS वेंकट राव करके शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के निज़ाम प्रोविज़न में एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने यहाँ की शेड्यूल कास्ट के लिए एक स्कॉलरशिप लगाई थी, जो कि हमारे मार कम्युनिटी के ज़्यादातर बच्चे तब मतलब मेंढर सांभाळायला जायची, जानवरों के पीछे जाते थे और उनके उसका मुआवजा उनको मिलता था 3 रुपये और रोटी की व्यवस्था उनकी हो जाती थी। तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के बाबा साहब के साथी और निज़ाम प्रोविज़न के एजुकेशन मिनिस्टर BS वेंकट राव, इन्होंने तब एक स्कॉलरशिप लागू की कि 3 रुपये हम तुम्हें देंगे, उससे भी ज़्यादा हम आपको स्कूल यूनिफॉर्म और आपके एजुकेशनल एक्सेसरीज जो कि हमारे किताबें हो या फिर लिखने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो हम प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन द्वारा कई वहाँ पर एजुकेशनल मूवमेंट चलाई गई और प्रयास ये किया गया कि यहाँ के लोअर कास्ट को एक फ्लो ऑफ एजुकेशन में लाया जाए। तो ये सारी चीज़ें एक तरफ हो रही थी, दूसरी तरफ बड़ौदा और कोल्हापुर जैसे संस्थान थे जो बहुत ही इंटेंसिटी से एजुकेशन पर काम कर रहे थे। शाहू महाराज ने प्राइमरी एजुकेशन तब फ्री प्राइमरी एजुकेशन और स्ट्रिक्टली उसका इम्प्लीमेंटेशन किया था कि हमारे स्टेट में फ्री एजुकेशन होगा प्राइमरी तक, और उसको इम्प्लीमेंट भी बहुत अच्छे से किया था। पर हमारे मराठवाड़ा में ये स्थिति नहीं थी। 1949 तक हमारे पूरे मराठवाड़ा रीजन में सिर्फ 17 कॉलेजेस थे और उनमें 7,000 के आसपास इर्द गिर्द कुछ स्टूडेंट्स थे जो पढ़ते थे। तो ये सिचुएशन एजुकेशनल बहुत ही ज़्यादा हम एजुकेशनली बैकवर्ड थे मराठवाड़ा में। और जिस चीज़ का मैंने मेंशन किया कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के तब के साथी भाऊ साहेब मोरे, इन्होंने एक मकरणपुर करके यहाँ पे औरंगाबाद ज़िले में एक गांव है, वहाँ मकरणपुर परिषद कराई और बाबा साहब वो हिस्टोरिक वो कॉन्फ्रेंस थी जिस कॉन्फ्रेंस में जय भीम का नारा बुलंद किया गया है, जो आज हमारे अस्तित्व और सम्मान का नारा है। तो ये हमारे मराठवाड़ा के आप लोगों को देन है, इस बात को मैं अपने प्रिविलेज की तरह लेता हूँ। इसलिए राहुल भाऊ ने भी मेंशन किया कि हमारे यहाँ के लोग जय भीम ज़रा ज़्यादा ज़ोर से बोलते हैं, आप पुणे मुंबई वाले लोगों से ज़्यादा। तो बाबा साहब तब मकरणपुर परिषद के बाद वेरूळ और दौलताबाद जो हमारे यहाँ के पिकनिक स्पॉट से मतलब हिस्टोरिकल प्लेसेस है, वहाँ पे बाबा साहब पिकनिक के लिए जाते हैं। और दौलताबाद में बाबा साहब के साथ एक इंसिडेंट होता है कि दौलताबाद में जब बाबा साहब एक पानी पब्लिक वाटर प्लेस की जगह पर बाबा साहब जब हाथ मुँह धोने को उतरते हैं, तब वहाँ के मुसलमान उन पर जानलेवा हमला करते हैं और उन्हें कहते हैं अगर तुम हिंदुओं के लिए अछूत हो तो तुम हमारे लिए भी अछूत हो। तो इतनी भयानक स्थिति हमारे मराठवाड़ा में तब थी और इतनी भयानक स्थिति होने के कारण पूरा का पूरा समाज हमारा एक बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में था। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में उसके बाद भी बाबा साहब ने वहाँ पर पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की इस्टेब्लिशमेंट की, जो बहुत ही हिस्टोरिक मूवमेंट था। मिलिंद कॉलेज की मिलिंद कॉलेज की स्थापना ये पूरे अंबेडकर इरा में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। बाकी चीज़ों के बारे में हम ज़्यादातर बोलते हैं कि चौदार तळे का बाबा साहब ने जो सत्याग्रह किया या फिर काला राम मंदिर की बात करते हैं, पर पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के बारे में हम उतनी ज़्यादा बात नहीं करते। तो ये बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट है पूरी की पूरी अम्बेडकराइट मूवमेंट के लिए। वहाँ से पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी और मिलिंद कॉलेज के इस्टेब्लिशमेंट के बाद बाबा साहब एक बहुत ही हमारे यहाँ वो हर कार्यक्रम में वो स्टेटमेंट दोहराया जाता है। हमारे यहाँ लोग बोलते कि बाबा साहब कहते थे मिलिंदमध्ये शिकणारा विद्यार्थी हा होकायंत्राप्रमाणे समाजाला दिशा दाखवण्याचं काम करेल। मतलब द स्टूडेंट इन मिलिंद कॉलेज विल शो डायरेक्शन टू द सोसाइटी लाइक अ कैंपस। तो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के कारण वहाँ पर एक मूवमेंट का बेस तैयार हुआ, वहाँ पर एक लीडरशिप तैयार हुई। गंगाधर गाड़े, प्राध्यापक अरुण कांबळे जैसे लोग वहाँ पर तैयार हुए, सुखदेव थोरात जैसे लोग मिलिंद कॉलेज से निकले, और भी बहुत बहुत बड़ी लीडरशिप, प्रताप सिंह दादा बोदड़े जिनका गाना मैंने शुरू में गाया, ऐसे आर्टिस्ट निकले। तो ये मिलिंद कॉलेज की देन थी जिसने मराठवाड़ा में मूवमेंट का एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार किया। और
मिलिंद कॉलेज के आने के कारण आजू बाजू के जो ज़िले हैं मराठवाड़ा के, वहाँ से भी माइग्रेशन चालू हुआ मराठवाड़ा में, क्योंकि एजुकेशन फैसिलिटी कहीं और नहीं थी। और मिलिंद कॉलेज एक बाबा साहब ने बहुत ही मतलब जब बाहर के प्रोफेसर लोग मिलिंद कॉलेज पढ़ाने नहीं आते थे तो बाबा साहब ने उनको ज़्यादा पेमेंट देकर भी बहुत से प्रोफेसर हायर किए मिलिंद कॉलेज में। तो आजू बाजू के ज़िलों से भी मिलिंद कॉलेज में पढ़ने के लिए लोग आने लगे और वहाँ एक मूवमेंट का बेस तैयार हुआ। वहाँ एक आइडियोलॉजी ग्रूम हुई और इसी मिलिंद कॉलेज ने एक हिस्टोरिक इवेंट वहाँ पर खड़ा किया, जो नामांतर की बात हम हर बार करते हैं अम्बेडकरी मूवमेंट में। वो एक महत्वपूर्ण मतलब एक माइलस्टोन है हमारे लिए, क्योंकि बाबा साहब के बाद में हमने एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जिसमें हमारे पूरे समाज ने अपनी जान की बाजी लगा दी और सिर्फ बाबा साहब के नाम के लिए हम लड़ते रहे। तो एक तरफ ये सब हो रहा था, एक तरफ पैंथर का वहाँ पर मतलब पैंथर आ चुका था और दूसरी तरफ कैडराइज वे में काम होना चालू हो गया था। कांशीराम साहब की भी तब तक एंट्री हो चुकी थी। कांशीराम साहब ने कैडराइज वे से जाना ज़्यादा प्रेफर किया। इस सब ऐसे और पैंथर और कांशीराम की स्टाइल बहुत ही अलग थी। तो ऐसे में मराठवाड़ा में एक मूवमेंट का बेस नामांतर आंदोलन से भी इस्टेब्लिश हुआ, क्योंकि बाहर के लोग जो माइग्रेंट होते थे औरंगाबाद में, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे पैंथर था। उनको वो फीलिंग थी कि गंगाधर गाड़े नाम करके हमारे यहाँ में औरंगाबाद में लीडर है, जिन्होंने औरंगाबाद में कई झोपड़पट्टियाँ बसाई। और जो कांशीराम साहब एक स्पीच में मेंशन करते हैं कि बाबा साहब ने जो सेपरेट सेटलमेंट्स की बात की, तो बाबा साहब के जाने के बाद भी सेपरेट सेटलमेंट्स हुए, पर मगर उस कंडीशन में नहीं हुए जैसे बाबा साहब ने चाहा था। हमारे लोग गाँव से शहरों की तरफ आए, पर वो शहरों में भी ऐसी जगह पर रहने लगे जहाँ पर वो नालों के करीब में रहते थे, वो गंदी जगहों पर रहने लगे। और वो शहरों में आकर भी वो चीप लेबर की तरह आज भी हमारे शहर में 8-10 हज़ार से शेड्यूल कास्ट का हमारे लेबर आज भी हमारे शहर में एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे मूवमेंट का फाउंडेशन वहाँ पे बिल्ड हुआ। और मूवमेंट आगे बढ़ते समय जब मैं आज देखता हूँ कि इतना हिस्टोरिक मेरा शहर है, इतने कुछ हिस्टोरिक इवेंट मेरे शहर में हुए हैं, खुद बाबा साहब ने काम किया है, फिर भी आज जब मैं देखता हूँ तो वो हालत बहुत ही ख़राब है। अम्बेडकराइट, प्रेजेंट अम्बेडकराइट यूथ मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो प्रेजेंट अम्बेडकराइट मूवमेंट जब मैं कॉलेज में आता हूँ तब मैं देखता हूँ कि बाबा साहब ने जिस इंस्टीट्यूशन का निर्माण किया था, जो हम आज भी नहीं कर सकते, आज भी हम इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन निर्माण नहीं कर पाए, तो वो इंस्टीट्यूशन भी बाबा साहब के पॉलिटिकल मूवमेंट की तरह ही वो इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट भी आज उसके हिस्टोरिक डिक्लाइन पे है। वहाँ से वो स्टुडंट नहीं आ रहा जो बाबा साहब कहते थे की या नागसेन वन परिसरातला विद्यार्थी मिलिंद आणि और शिक्षक यहाँ का नागसेन होना चाहिए, तो वो आज हो नहीं रहा है। हमारे लड़के हमारे आज के स्टूडेंट्स हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के अलावा वो आज अपर कास्ट के इंस्टीट्यूशनल में पढ़ने लगे हैं। तो अपर कास्ट के इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के बाद हमारा स्टूडेंट कैसे मिलिंद होगा, ये हम एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे आज मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे एजुकेशनल मूवमेंट का भी डिक्लाइन मेरे मराठवाड़ा में है। और इसका एक ये कारण भी हो सकता है कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशंस की भी कमी है, कि आज जब मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कुछ लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन से, कुछ राइट ऑर्गेनाइजेशन से, तो कोई भी मेरे जैसा स्टूडेंट जब आता है यूनिवर्सिटी में तब वो वहाँ के प्रस्तावित किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेता है और उनके एजेंडे पे वो काम करना चालू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसकी आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशन लेवल पे वो अपर कास्ट के इंस्टीट्यूशन में पढ़ा, वो खुद के इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ा। अगर एक पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, एक मिलिंद कॉलेज, एक नागसेन वन अगर समाज में इतना बदलाव ला सकता है, तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर सावित्रीबाई रिसोर्स सेंटर को हम पूरी इंटेंसिटी से उसके अगर हम काम में लग जाए और 1000 सावित्रीबाई रिसोर्स सेंटर अगर हर एक शहर में खड़े होंगे तो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी से काम हो सकता है। तो इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट के बारे में आज हमारे समाज की, मेरे शहर में, मेरे मराठवाड़ा रीजन में अगर ये स्थिति है, क्योंकि हमारा स्टूडेंट आज लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस, राइट ऑर्गेनाइजेशंस में जाता है, वो वहाँ पे जाने के बाद भी उसको कई सालों बाद समझ में आता है कि दिस इज़ नॉट राइट प्लेस फॉर मी। तो ये आज का जो मुद्दा है हमारा, नीड ऑफ एंड नेशनल अम्बेडकराइट यूथ फ्रंट, तो इट इज़ नेसेसरी दैट
वी डोंट हैव करंटली वी डोंट हैव आर स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशंस। तो हमारे जो स्टूडेंट्स है वो हमारे मराठवाड़ा में एक अग्रेसिव नेचर है पहले से ही। हम लोगों को इंस्टेंट क्रांति चाहिए, इसलिए हमारे यहाँ पैंथर कांशीराम से ज़्यादा हमारे यहाँ पैंथर चली, क्योंकि हमारे यहाँ पे वो खून में उबाल है। तो हमारे पास जब ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं हुए खुद के, तो हमारे जो स्टूडेंट्स वो इधर उधर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ स्कोप है कुछ, वहाँ काम करके कुछ हो सकता है। देन इट इज़ अ नेसेसिटी टू बिल्ड एन स्ट्रॉन्ग अम्बेडकराइट यूथ नेशनल फ्रंट। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि कई लोग कहते हैं कि मैं इंडिविजुअली काम करता हूँ, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं हूँ, या मैं अकेला काम करूँगा, मैं अकेला मेरे लेवल पे काम करूँगा, ऑर्गेनाइजेशंस की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो एक एग्जांपल हमारे यहाँ दिया जाता है कि सिंगल एन इंडिविजुअल एक्टिविस्ट इज़ लाइक ए बुलेट। वो बुलेट की तरह होता है और ऑर्गेनाइजेशन इज़ लाइक अ राइफल। तो जब तक वो बुलेट उस राइफल में नहीं हो तो उस बुलेट की कुछ भी कीमत नहीं है। ये बात हमें समझनी ज़्यादा ज़रूरी है। और सब बातें हम करते हैं कि मूवमेंट में डिप्रेशन है, अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स अपना एक डिक्लाइन पे है, तो ये सब चीज़ें सच है भी, तो फिर भी मैं बहुत ही आशावादी हूँ सब चीज़ों को लेकर। कि मैं सोचता हूँ कि बाबा साहब ने मराठवाड़ा डिसाइड किया, बाबा साहब ने मराठवाड़ा रीजन डिसाइड किया काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन की सबसे ज़्यादा कमी थी। बाबा साहब कोल्हापुर, बड़ौदा, या बाबा साहब का अंग्रेज़ों से भी अच्छा नेगोशिएशन था, तो बाबा साहब के लिए वो चीज़ें आसान रहती कि वो कहीं और इंस्टीट्यूशनल हब तैयार करे। पर बाबा साहब ने वो जगह चूज़ की मराठवाड़ा की जहाँ पे कुछ भी मतलब नापीक ज़मीन थी, जहाँ उपजाऊ ज़मीन भी नहीं थी। तो बाबा साहब ने उस ज़मीन को पहले उपजाऊ बनाया और वहाँ पर एक बहुत बड़ा फाउंडेशन बिल्ड किया। दूसरी बात, जब कांशीराम साहब महाराष्ट्र में काम कर सकते थे, महाराष्ट्र में फुले अम्बेडकर आइडियोलॉजी का एक फाउंडेशन वहाँ पे तैयार था, फिर भी कांशीराम साहब यूपी में सक्सेस होते जहाँ पर फुले अम्बेडकर का नाम तक कोई जानता नहीं था। तीसरी बात, जब महात्मा फुले बामन बनियों का पुणे हम कहते हैं, बामन बनियों के पुणे में महात्मा फुले एक ऐसा मूवमेंट बिल्ड करते हैं कि जिस मूवमेंट का मतलब जहाँ ऐसा भूकंप करते हैं कि उस भूकंप की इंटेंसिटी पूरे भारत में चली जाती है। तो जहाँ काम करना आसान हो तो कोई भी कर लेगा, मगर हम आज देखते हैं कि अम्बेडकराइट मूवमेंट डिक्लाइन पे है, तभी हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमें आज खड़े रहने की ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें भी है। मैं जब बोलता हूँ कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पर हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनल डिक्लाइन है, तो मैं दूसरी तरफ ये चीज़ भी देखता हूँ कि कोई आइस का नाम का संगठन आता है और सावित्रीबाई रिसोर्स सेंटर नाम से मूवमेंट चलाता है। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बचाने के लिए कोई एक्टिविस्ट सचिन निकम जैसा काम करता है। कोई जेएनयू से मेरा भाई राहुल सोनपिंपळे जाता है, वो सोचता है कि मेरे समाज को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, वो फुल टाइम के लिए काम करना शुरू कर देता है। कोई हमारे आर्टिस्ट है कम्युनिटी के लिए, रोहिणी जैसे, जो अपने आर्ट फॉर्म से मूवमेंट को चलाते। कोई ब्लॉग लिखता है, कोई कविताएं लिखता है। हर जगह से हम मूवमेंट को देखते हैं। हम जहाँ जाते हैं हमारा यूथ आज भी उतना अनअवेयर है नहीं जितना हमें लगता है मूवमेंट के लिए। हमारा यूथ जहाँ कहीं जाता है वो कोशिश करता है कि वो मूवमेंट को कैसे ले जाए। हम सोशल मीडिया पर भी ज़्यादातर कनेक्ट रहते हैं, पहली बार मिलते हैं तो लगता नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं। तो ऐसी कई चीज़ें भी हैं जो पॉजिटिव भी है, और मैं पूरी तरह से आशावादी हूँ, क्योंकि मैं कांशीराम को तो काउंटर नहीं कर सकता। जब कांशीराम साहब कहते हैं कि ये होऊ शकत है, तो मेरा भी ये मानना है कि ये नक्कीच होऊ शकत है। तो मूवमेंट का फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी बहुत सारी चीज़ें आज करने की ज़रूरत है। बहुत मुझे चिट्ठी आ गई है तो मैं अपनी बात को यहाँ पे कंक्लूड करूँगा, पर आशावादी हूँ बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट को लेकर। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की जनरेशन में जितना काम हुआ आने वाली जनरेशन ज़रूर अम्बेडकर मूवमेंट को फिर से एक बार उस मुकाम तक ले जाएगी। और मैं ये 4 लाइनें यहाँ पर कहूँगा की जगाची झोकुनी दुःखे सुखाशी भांडतो आम्ही, स्वतःच्या झाकुनी भेगा मनुष्य सांधतो आम्ही, जरी या वर्तमानाला कळेना आमुची भाषा, विजा घेऊन येणाऱ्या पिढ्यांशी बोलतो आम्ही। धन्यवाद। जय सावित्री, जय भीम, जय कांशीराम। धन्यवाद रत्नदीप। इसके बाद मैं मंच पे आमंत्रित